आज हम थोड़ी सी बात करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले, कोई बच्चा मुझे क्लियर कर दे कि आवाज़ आ रही है मेरी सही। इसका लेक्चर भी इतना ब्रीफली नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि अब हम लोगों ने पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो होगा। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर जब हम पहुंचे थे तो हमने यूज़ केस डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था। आपकी क्लास की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगी नेक्स्ट वीक में, जिसको मैं आपको बुला के सारों को फिजिकली करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूज़ केस डायग्राम और डाटा फ्लो डायग्राम बनाते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हमने लेक्चर के अंदर भी इसको कवर अप करना होता है। तो आज हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर देखेंगे कि एनालिसिस मॉडल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एनालिसिस मॉडल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट केसेस, डिफरेंट डायग्राम्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह कौन सी डायग्राम क्या काम करती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की तरफ होगा। देखो, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग की सबसे पहली जो मेन कंपोनेंट है, देखो लफ्ज़ है फ्लो ओरिएंटेड, डाटा फ्लो ओरिएंटेड। इसका मतलब डाटा का फ्लो और उसकी ओरिएंटेशन, कि किस तरीके से डाटा का फ्लो जो है हम लोग शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपने एक मैसेज मीरपुर से लाहौर में किया है तो इसकी एक्टिविटी डायग्राम या इसकी डाटा फ्लो डायग्राम या डाटा फ्लो ओरिएंटेशन मॉडलिंग इस तरह बन सकती है कि एक बॉक्स हो जो आपके नाम का शो हो रहा हो, बीच में जितने भी टावर्स आते हैं उनके नाम लिखे हुए हों, और उसके बाद एक टावर लास्ट हो जो बंदे तक पहुंचने के लिए, और लास्ट पे इस बॉक्स का मतलब एक शो करने के लिए कि डाटा का फ्लो क्या है, उसको किन किन जगहों से होकर गुजरना पड़ रहा है। ठीक है। ऑल दो जो डाटा फ्लो ओरिएंटेशन है वो बहुत पुरानी टेक्निक है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी भी इसको वाइडली यूज़ करते हैं। स्पेशली उन जगहों पे यूज़ होता है जहाँ पर हमारा फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा हों, क्योंकि डाटा फ्लो एक्टिविटी या डाटा फ्लो ओरिएंटेशन हमें ये बताती है कि हर डाटा जो एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है उसको किन किन फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। यूज़ केसेस में हमने देखा था कि एक पार्टिकुलर एक्टर क्या काम करता है। डाटा फ्लो ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि डाटा फ्लो कैसे होता है एक्टर्स के बीच में। अच्छा जी, नंबर दो चीज़ ये है कि चूंकि डाटा फ्लो डायग्राम जो होती हैं वो बेसिकली एक फॉर्मल पार्ट नहीं है यूएमएल का, मतलब जो हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं उसका फॉर्मल पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ये देख सकें कि किसी सिस्टम की फ़्लो क्या है या कोई काम कैसे किया जा रहा है, उसकी फ्लोवेंसी क्या है, मतलब वो किस तरीके से काम करेगा, और फिर उसको चेक किया जाता है जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स थी उसके साथ बराबर आता है या नहीं आता। डाटा फ्लो डायग्राम इसके अंदर पहली चीज़ आती है। डाटा फ्लो डायग्राम में बेसिकली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने क्या इनपुट ली है, उस पर क्या प्रोसेसिंग हुई है और आउटपुट क्या आई है, जिसके बाद वो सिस्टम को शो करवाता है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, और वो लिंक्ड करने के बाद बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक डाटा फ्लो इस तरीके से हुआ है। जो हमारे डाटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम लोग उनको एरोस के थ्रू शो करवाते हैं। अभी हम आगे ड्रा करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है। जितनी भी चीज़ें जो प्रोसेसिंग में आ रही होती हैं हमारी इस डायग्राम के अंदर, उसको हम लोग बबल्स या हम लोग ये कह सकते हैं सर्कल से शो करते हैं। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज़ होती है कि जो डाटा फ्लो डायग्राम है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक हिरारिकल होती है, मतलब जेनेरिक व्यू होता है। सबसे पहले बहुत जेनेरिक सा व्यू होता है, फिर इसके अंदर डिफरेंट लेवल्स आते हैं। लेवल 0 पे बिल्कुल जेनेरिक होती है, लेवल 1 पे जाके उसको हम थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं, लेवल 2 पे जाके और एक्सपेंड करते हैं, लेवल 3 पे भी करते हैं, लेवल 4 रिसर्च बेस्ड है लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ाना वो मैंने। ठीक है। तो लेवल 3 तक हम लोग पढ़ेंगे, मे बी शायद लेवल 2 तक पढ़ें। सवाल ये आता है कि डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाने की गाइडलाइंस क्या होती हैं। नंबर 1, हमेशा हम लेवल 0 से शुरू करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारी इनपुट क्या होगी और आउटपुट क्या होगी, इसको नोट करते हैं क्योंकि हमने डाटा का फ्लो देखना है, तो इनपुट और आउटपुट को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो डाटा को स्टोर करवा रहे हैं, उनको रिफ़ाइन करते हैं, मतलब मेन चीज़ों को सबको रिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जितने भी हम लोगों ने एरोज लगाए हैं या बबल्स बनाए हैं, क्या वो सब लेबल्ड हैं, उनके साथ नाम लिखा हुआ है और वो नाम ऐसा ही है जिसको देख के हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे ये चीज़ क्या कर रही है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ़्लो की कंटिन्यूटी क्या है, यानी एक चीज़ से होकर फ़्लो डाटा का किधर किधर लोगों से होकर पहुँच रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखते हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है एक बबल को कंप्लीट होने में, मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में।
डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर हमारे पास मल्टीपल लेवल्स आते हैं, ठीक है। ये लेवल्स मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आगे डायग्राम आ रही है तो आप इसको आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। लेवल 0 देखते हैं सबसे पहले। देखिए इस वक्त जो मेरे पास आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम दी गई है वो है ये सेफ होम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसके अंदर देखें हमारे पास 1 2 3 और 4 चीज़ें जो हैं, ये बबल जो है हमारा, ये गुलदारा जो है बेसिकली ये प्रोसेसिंग है। इसके साथ जितने भी कंपोनेंट जुड़ते हैं, कंट्रोल पैनल इसके साथ आके जुड़ता है, सेंसर जो है वो इसके साथ आके जुड़ता है, टेलीफोन लाइन आके इसके साथ कनेक्टेड है, अलार्म इसके साथ आके कनेक्टेड है, और कंट्रोल पैनल डिस्प्ले। दैट इज़ अ वेरी जेनेरिक व्यू ऑफ यू कैन से सेव होम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि लेवल 0 हमारा डाटा फ्लो डायग्राम का होता है। लेवल 2 पे जाते हैं। अगर आप लेवल 2 पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो ये डायग्राम बनी थी हमने इसको एक्सपेंड किया। गौर से देखें, ये कंट्रोल पैनल था यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल था। लेवल 2 में क्या हुआ, हम लोगों ने ये बताया कि कंट्रोल पैनल किस किस तरीके से बेसिकली जो है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, सेव होम सॉफ्टवेयर के साथ। ये देखिए सेव होम सॉफ्टवेयर अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड हो गया। मतलब कि कंट्रोल पैनल से अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल पैनल की यूज़र कमांड जो है वो सेव होम सॉफ्टवेयर को भेजनी थी, तो कंट्रोल पैनल के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं उन सबको पहले मैं अलग करूँगा। नंबर 2 मैं क्या करूँगा कि अगर एक फ्लो जो है डाटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, दूसरा जो है वो सेव होम को कोई चीज़ अपडेट करने के लिए, इन सब के लिए मैं अलग अलग बॉक्सेस बनाऊंगा। इसलिए आप देखेंगे ये इंटरेक्ट विद यूज़र लिखा हुआ है, ये पासवर्ड और फिर जाके यहाँ पर डिस्प्ले मैसेज पे आ रहा है। इसी तरह ये इंटरेक्ट विद यूज़र है, इसका सिस्टम एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेगा और फिर मैसेज को शो करवाएगा। तीसरा अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर को वो कन्फिगरेशन की बात कर और फिर कन्फिगरेशन के बाद वो मैसेज को डिस्प्ले करवाएगा। और ये सारी चीज़ें किसके साथ आके जुड़ रही हैं, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले के साथ यहाँ पर आके। तो लेवल 1 के अंदर हम क्या करते हैं, जो लेवल 0 के अंदर हमारी डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं की होती हमने, वो हम लेवल 1 के अंदर आके करते हैं। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं उसे, ताकि यूज़र को समझाया जा सके या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझा सके, कोडर को समझाया जा सके कि ये जो चीज़ है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेगी। लेवल नंबर 2, अगर आप लेवल नंबर 2 पे आएंगे तो ये इसकी और भी इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंट्रोल पैनल को लूँ यहाँ से, तो इसके अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कन्फिगरेशन इन्फॉर्मेशन होगी, ये आगे अब किस किस के साथ लिंक है, कि ये एक्सेस अगेंस्ट सेटअप है, सेंसर को रीड करने के लिए सेंसर का, टेलीफोन के लिए क्या है जी उसने डायल फोन लगा दिया, ये वाला हो गया। अलार्म के लिए उसने ही बोला कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा जो मेन कंपोनेंट था ये सेव होम का, इसको सब कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ये वाले इनके साथ ये फिर जाके जो है ना ये चीज़ जुड़ती है, कंट्रोल पैनल डिस्प्ले अलार्म टेलीफोन वाला जो है ये इसके साथ आके जुड़ेगा। चूंकि डायग्राम बड़ी होती है तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले कराना मुश्किल होता है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ डाटा फ्लो डायग्राम की, तो सबसे पहले हम लोग मेन कंपोनेंट का नाम लिखते हैं और उसका इंटरेक्शन करवाते हैं मेन सॉफ्टवेयर के साथ। डन हो गया। लेवल 2 में हम क्या करते हैं, हम ये बता लेवल 1 में हम क्या करते हैं कि उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन शो करना शुरू करते हैं, जो उसके अंदर फंक्शंस होंगे वो किस तरीके से होंगे। लेवल 3 में क्या करते हैं कि हमारे जो मेन फंक्शंस होते हैं उनको भी एज अ बबल बनाकर उनको साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आता है कंट्रोल फ्लो मॉडल। रिलेटिवली जितना मैंने काम किया ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत रेयर है कि पेपर में भी इसको लेके कोई क्वेश्चन आए। पेपर से याद आया, यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन मुझे रिसीव हो गया, आप लोगों का पेपर ओपन बुक है। ये मैं आप लोगों को क्लियर फुल एंड फाइनल मतलब बता रहा हूँ कि ओपन बुक पेपर होगा और मस्त यूनिवर्सिटी के टीचर पेपर लेंगे आपका, ठीक है। अच्छा जी, और अब इसमें देखने वाली कंट्रोल फ्लो, देखो डाटा फ्लो में क्या था, डाटा का फ्लो। कंट्रोल फ्लो में देखते हैं कि कंट्रोल शिप्स जो होती हैं उनका फ्लो क्या है। इसकी गाइडलाइंस देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 क्या है कि जी जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करने होते हैं हम उनके बारे में लिख लेते हैं। नंबर 2 जितनी भी इंटरप्शंस होती हैं या कंडीशंस होती हैं उनके बारे में लिखते हैं। नंबर 3 वो जितने भी एक एक्टर एक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में लिखते हैं। नंबर 4 हम ये लिखते हैं कि डाटा की जो कंडीशंस हैं कि डाटा किस तरीके से सेंड और रिसीव होगा वो लिखते हैं। जितनी भी कंट्रोल आइटम्स होती हैं उनके बारे में लिखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो आपने आइडेंटिफाई आपका जो सिस्टम का बिहेवियर है और जो उसके बाद उसकी स्टेट्स हैं, मतलब अगर CMS की बात करें तो क्लिक करने के ऊपर क्या होगा उसकी स्टेट्स हैं वो कैसे लिखेंगे। लास्ट हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा गलती अगर आ जाती, कोई एरर आ जाता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसके अंदर,
ठीक है। इसके अंदर जो हमारा आता है वो कंट्रोल स्पेसिफिकेशन आती है। ये कंट्रोल स्पेसिफिकेशन जो है वो बेसिकली कंट्रोल फ्लो के अंडर ही आती है। हाँ जी, कंट्रोल स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ये दो तरह की हो सकती है। आइदर इट इज़ अ स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम का क्या मतलब होता है कि किसी भी बिहेवियर के बारे में डिस्क्रिप्शन शो करना, या वो एक्टिविटी टेबल हो सकता है जो वो बताता है कि एक सिस्टम जो है वो कैसे बिहेव करेगा। मैं रादर देन पूरे टेक्स्ट में हूँ, आप लोगों को ये अगर डायग्राम देखेंगे तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कंट्रोल स्पेसिफिकेशन किस तरह की होती है। नॉर्मली जितना मैंने चीज़ नोटिस की है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आप ये चेक करेंगी तो यहाँ पर हमारे पास 4 मॉड्यूल्स थे, रीसेटिंग का, एक आइडल का, एक एक्टिंग, और अलार्म जब बजेगा तब क्या होगा, और मॉनिटरिंग स्टेटस सेटअप यानी मॉनिटरिंग जो दिखाते हैं उसकी। अगर हम रीसेटिंग में देखें तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से बिहेवियर जो है वो सिस्टम करता है, मतलब कंट्रोल क्या क्या है हर सेक्शन पे। आइडल रहेगा तो वो क्या क्या काम कर सकता है, अगर वो मॉनिटरिंग करेगा सिस्टम की तो वो उसके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एक्टिंग ऑन अलार्म के, जब अलार्म बजेगा तो सिस्टम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, उसका बिहेवियर क्या होगा, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है, उसकी कंट्रोलशिप क्या है। नॉर्मली ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस जो होती हैं उसकी रिफाइनमेंट करते हैं। फाइनल लेवल पे जाके हम चेक करते हैं कि हर प्रोसेस जो हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है आइदर वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं, जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करते हैं, टेबल्स यूज़ करते हैं, या यूएमएल एक्टिविटी होती है, हम लोग उसको मद्देनज़र रख के काम करते हैं। एक डायग्राम देखें आगे, इनपुट इवेंट्स क्या कहते हैं, सेंसर्स इवेंट, ब्लिंक फ्लैग, स्टॉप स्विच वॉच, डिस्प्ले एक्शन, कंप्लीट स्टेटस, इन प्रोग्रेस, टाइम आउट। ये अगर देखें 0 का मतलब है कि काम सही जा रहा है, 1 का मतलब भी है कि क्या चीज़ होगी या कि काम के अंदर कोई मसला आ गया है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जब हमारी इनपुट्स आती हैं तो उसके अंदर कोई मसला अगर आ जाए तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। तो प्रोसेस की स्पेसिफिकेशंस को हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जो है वो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, टोटल जो हम लोगों ने करना था आज कवर अप। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वो मुझसे पूछ ले।